टॉपिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज को जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो उसकी डायरेक्शन भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगी। जैसे इस डायग्राम में बताया गया है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में परपेंडिकुलर है और जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है F वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता क्या रहा है, ये कह रहा है अगर आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हो, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की, और जो आपकी सेंट्रल फिंगर है वो आपको डायरेक्शन बताएगी करंट की, और जो थंब है वो आपको डायरेक्शन बता रहा है जो आपको फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, जो चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी डायरेक्शन। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का रिजल्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ डील करता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसी पॉइंट पर ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है किसी पॉइंट पर, उसके बारे में हमें बायोट और सैवर्ट्स दो साइंटिस्ट ने इन्होंने ये लॉ दिया था। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई थी, एक्सप्रेशन दिया था कैसे किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका एक्सप्रेशन इन्होंने हमें सोल्व करके दिया था और इसे हम लैप्लेस लॉ भी बोलते हैं। देखो कैसे एक्सप्रेशन सोल्व होगा। एक करंट एलिमेंट लिया गया है एक्स वाई, जिसमें से करंट पास हो रहा है आई, एरो के साथ शो किया गया है। इसमें ए बी स्मॉल करंट एलिमेंट मान लिया गया है जिसकी लेंथ है डी एल वेक्टर, और एक पॉइंट पी लिया गया है, इसके सामने पी पॉइंट इसके सामने लिया गया है, और ए से पी तक का डिस्टेंस है उसे आर वेक्टर से डिनोट किया गया, और एंगल जो है ए पी और जो करंट एलिमेंट के बीच एंगल बनना है वो बनना है थीटा। देखो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डी बी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को डी बी के साथ डिनोट किया एट ए पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड अपॉन, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू डिपेंड कर रही है वो डिपेंड करेगी करंट के ऊपर आई के साथ, जो फर्स्ट फैक्टर है करंट आई के साथ, सेकंड लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट डी एल, और साइन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है, और लास्ट में डी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड ए पॉइंट वेयर वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इसके बाद जब हम कंबाइन करते हैं इन इक्वेशंस को, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, जो हमने सभी को कंबाइन कर दिया। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया तो हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है के, जिसे हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला। अगर तो फ्री स्पेस है बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट, अगर जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, और करंट एलिमेंट है जो यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है, मतलब फ्री स्पेस है, तब जो कांस्टेंट की वैल्यू है एसआई सिस्टम में आएगी के इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू आएगी 1। अगर आप लास्ट जो एक्सप्रेशन है आपका डी वी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर के की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम फिल करते हो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी सोल्व होकर वो आएगी डी वी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जी आएगी एसआई सिस्टम में, और म्यू नोट है आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी।
मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है किसी मटेरियल की एबिलिटी कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकता है, ठीक है। और फ्री स्पेस में ये म्यू नोट डिनोट किया गया है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसकी वैल्यू है म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर आप यही एक्सप्रेशन जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है वो आप k की वैल्यू 1 पुट करते हो तो उस टाइम आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सीधा एक्सप्रेशन आएगा इन सीजीएस सिस्टम में डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। ये आपका बायोट सेवर्ट्स लॉ, ये उसने वैल्यू फाइंड की है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट पी पर ड्यू टू ए करंट एलिमेंट